चलो जी। चलो, लास्ट पॉइंट यही था ना भाई। ठीक है, अब करते हैं इसके आगे। ये कुछ क्वेश्चन है, तो बताइए भाई। हैं? हाँ, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, हाँ उसके अंदर से ही है। जो कल पढ़ा था ना, हाँ उसी में से है। ठीक है। हाँ, और एक दो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही मिलेंगे इसमें जहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ठीक है। हाँ तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। वैद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। वैद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो एक तो मैंने बताया था एसआई इकाई, और दूसरा सीजीएस। ठीक है। तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक दोनों मैंने आपको बताया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा। अच्छा, और ठीक है। देखो, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, एम्पीयर किसका मात्रक होता है, तो ये होता है धारा का। ठीक है। उसके बाद में है वाट, इसका हो जाएगा शक्ति यानी पावर। ठीक है। उसके बाद में है कुलाम, तो कुलाम किसका होता है, आवेश का। उसके बाद में है अपने पास में वोल्ट, वोल्ट किसका होता है, विभव का, या विभवांतर का, या विद्युत वाहक बल का। ठीक है। विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों का मात्रक क्या होता है, तीनों की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, विद्युत आवेश। ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक है। अब आवेश बोलो या फिर विद्युत आवेश बोलो, एक ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म यानी किस प्रकार की विद्युत पैदा यानी उत्पन्न होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कांच की छड़ को जब सिल्क या फिर रेशम से रगड़ा जाता है तो वहां पे किस प्रकार का आवेश या किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार का आवेश या फिर किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। किस प्रकार की, स्थिर प्रकार की। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा भैया बी ऑप्शन। ठीक है। स्थैतिक विद्युत। हाँ बिल्कुल सही है? हाँ। ठीक है। तो कांच की छड़ को जब सिल्क या रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वहां पे जो आवेश उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का होता है, स्टैटिक प्रकार का होता है यानी स्थिर प्रकार का होता है। ठीक है। तो किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है, स्थितिक यानी स्थिर प्रकार की होती है। क्लियर है। चलो अगला देखो। अगला है, दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे को क्या करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो धनात्मक आवेश है। ठीक है। यानी एक ये धनात्मक आवेश है और एक ये भी धनात्मक आवेश है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है। दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे को क्या करेंगे। ठीक है। तो दोनों आवेश कैसे होंगे, धनात्मक। तो धनात्मक का प्रतीक क्या होता है, प्लस का ही होता है। ठीक है। और ऋणात्मक का माइनस का होता है। ठीक है। तो दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो अब तो आएगा। ठीक है। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षण करेंगे। क्लियर है। ठीक है। इसका बताओ चलो। किसी भी परमाणु के सेल
ठीक है, के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? बताइए भाई, कितनी होती है? सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि एक होता है के कक्ष, एक होता है एल, एक होता है एन और एक होता है एम। जो के कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। जो एल होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। जो एन होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18। और जो एम होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब पूछा किसके लिए है? तो पूछा है के सेल के लिए पूछा है, यानी के कक्षा के लिए पूछा है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगी अपने पास में 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखो, एल्यूमिनियम के परमाणु में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, यानी एक परमाणु है एल्यूमिनियम का, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब मुझे ये बताओ कि जो एल्यूमिनियम का जो परमाणु होता है, एल्यूमिनियम का जो परमाणु होता है, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यह भी मैंने आपको कल बताया था। कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, तो इसकी देखो, जो पहली कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8। तीसरे में कितने हो जाएंगे? कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, और परमाणु क्रमांक? ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। ठीक है, तो पूछा क्या है? एल्यूमिनियम के परमाणु में कितने संयोजकता? संयोजकता का मतलब होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सही है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अब इसका बताओ, किसी परमाणु का द्रव्यमान माना गया है, किसी परमाणु का द्रव्यमान माना गया है। अब ए ऑप्शन है अपने पास में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का भार, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का भार और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का भार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? बताइए भाई। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं अगर आपको पूछूं अपने पास में 3 कण होते हैं, एक है अपने पास में इलेक्ट्रॉन, दूसरा है अपने पास में प्रोटॉन और तीसरा है भाई न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इन तीनों में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है? हाँ सबसे हल्का। तो इन तीनों में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अरे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार होता है। बिल्कुल सही है, हाँ सही है बिल्कुल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हो ना ये सबसे हल्का कण होता है। हाँ, सबसे हल्का कण होता है, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार होता है। अगर मैं पूछूं इनमें से कि इन तीनों में से सबसे भारी कण कौन सा होता है, हाँ, तीनों में से सबसे भारी कण कौन सा होता है? हाँ, सही है, कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। उससे कम प्रोटॉन, फिर इससे भी कम, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगला देखो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी आवेश क्या होता है, तो यह भी मैंने आपको बताया था। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो बताइए। हैं? सही है। देखो, कल मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज पूछे तो एक तो किस प्रकृति का होता है, किस नेचर का होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, तो -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। अगर ये संख्या अगर आपको नहीं मिले तो फिर क्या मिलेगा आपको? -1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। अब बताओ, ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन होएगा? कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है? यह भी कल मैंने आपको बताया था और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एक परमाणु का जो केंद्रीय सघन भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी परमाणु का केंद्रीय सघन भाग, यानी ये होता है अपने पास में एक परमाणु का केंद्रीय सघन भाग, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में एक क्या होता है अपने पास में? प्रोटॉन, और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? इसकी कक्षाएं होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? नाभिक होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इससे नाभिक के चारों ओर इन कक्षाओं में दीर्घ वृत्ताकार घेरे में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार घेरा का मतलब ये होता है कि अपने पास में एक क्या हो गया? नाभिक। इस नाभिक में कौन से कण होते हैं? एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दीर्घ वृत्ताकार घेरा का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो ऐसे चक्कर लगाएंगे। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार घेरा बोलते हैं। हाँ, दीर्घ वृत्ताकार घेरा बोलते हैं इसको। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के किस स्थिति में चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला देखो, अगला है अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है? और यह मैंने अभी पहले आपको बताया था। तो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, सही है। दूसरा बताओ, हाँ यहां से भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं दे देता हूं इसमें। डी ऑप्शन मान लो आपके पास में है। हाँ, इसमें डी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन में देता हूं आपको, इसमें आपको दे देता हूं मैं 6.25 गुणा 10 की घात माइनस का 25 इलेक्ट्रॉन।
अब बताइए कौन सा आंसर होएगा। अब देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसमें आपको बताना है कि एक कूलाम जो होता है कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो एक कंडीशन तो इसमें ऐसे आती है कि 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लो ये नहीं आए तो फिर आपके पास में 6.24 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसमें भाई एक स्टेप और बनती है, 6.28 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये पहले पूछा जाता था, प्रेजेंट टाइम में जो हो ना वो इसका सबसे ज्यादा पूछता है, या तो ये या फिर ये या फिर ये। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं के बराबर पूछने लग गए भैया। ठीक है, तो ये भी सही होगा और वो भी सही होगा। हाँ, ध्यान रखना यहाँ माइनस नहीं होता है ना, माइनस नहीं होता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना कि कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर, तो आपको भाई ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या फिर एक कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि अपने पास में एक परमाणु है, उस परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा है अपने पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि परमाणु की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, अपना एक चालक होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं ना वो कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाता है, चालक। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा, कुचालक। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा, अर्धचालक। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, वो निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा, चालक, कुचालक या अर्धचालक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 से कम। अब 4 से कम कौन से आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। और 4 से कम, तो 4 से कम यही तो आते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अगला देखो, अगला अपने पास में परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक होता है Z। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 29 है ना, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 29 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 29 ही होगी। ठीक है, यानी किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या अगर कितनी है, 29 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 29 ही होगी। इसीलिए परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्लियर है। ठीक है, वैसे मैं आपको इसके कल की क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा
कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगला देखो, दूसरा है परमाणु भार। प्रतीक क्या होता है इसका? प्रतीक होता है ए। अच्छा, परमाणु भार किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। हाँ बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन में ये वाली चीज आपको मिल जाएगी। हाँ, क्वेश्चन बनेगा ना कि परमाणु भार किसे कहते हैं, तो फिर आपको मान लो ए ऑप्शन मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, फिर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। हाँ, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो परमाणु भार किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। अरे कल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वैसे आपको। हाँ, कल क्वेश्चन करवा दूंगा, समझ में आएगा अच्छे से। हाँ ठीक है, ठीक। अगला देखो, अगला है भाई भौतिक राशियां। भौतिक राशियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिक राशियां जो होती है ना, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली कौन सी? अदिश, और दूसरी सदिश। अदिश को क्या बोलते हैं? अदिश को बोलते हैं स्केलर, और सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। हाँ, अरे लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, ऐसे लिख लो। इसको तो क्या बोलेंगे भाई? स्केलर। और इसको क्या बोल देंगे? वेक्टर। हाँ, हिंदी में भी वैसे कन्वर्ट करके देता था, वैसे इंग्लिश के वर्ड है ये, स्केलर और वेक्टर। लेकिन वो कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर कि ऐसे हिंदी में कन्वर्ट करके और क्वेश्चन बना देता है। हाँ, तो अदिश का मतलब क्या होता है? स्केलर, और सदिश का मतलब क्या होता है? वेक्टर होता है। सदिश राशि किसे कहते हैं? इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। हाँ, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। एग्जाम्पल देखो, द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल, तापमान, आवेश, विभव, आयतन, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब क्वेश्चन देखो ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा एक कौन सी राशि होती है? अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि व सदिश राशि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। हाँ, कल कराऊंगा क्वेश्चन, है ना। दूसरा है भाई सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या है? वह राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेक्टर राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, बल, विस्थापन, वेग, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता, आवेग, संवेग, त्वरण और बलागुण। तो ये सभी क्या है? वेक्टर राशि यानी सदिश राशि है। ठीक है, अरे नोट क्या, फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, उसमें से आप नोट कर लेना। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्रतीक क्या होता है? ई। ठीक है, राशि कौन सी होती है? तो अभी हमने देखा कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखो यहां पे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, तो कौन सी राशि है भाई? सदिश राशि। ठीक है, उसके बाद में सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है इसका E बराबर F बटा Q होता है। ठीक है, तो E बराबर F बटा Q होता है। अब E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। F का मतलब क्या होता है? बल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, Q का मतलब क्या होता है? चार्ज, आवेश, और आवेश का मात्रक
कूलाम। ठीक है, इसका इसका प्रतीक क्या होता है एन, और इसका क्या होता है सी होता है। ठीक है, अच्छा ये तीर का निशान क्यों होता है, देखो ये इसके ऊपर है मान लो ई, और एरो का निशान लग रखा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो जहां भी सदिश राशि होगी उसके ऊपर ये ऐसा अगर आपको एरो का निशान दिखे ना, तो वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि हो। ठीक है, मात्र क्या हो जाएगा, तो मात्र इसका न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, राशि कौन सी होती है, तो राशि हो जाएगी यहां पे सदिश राशि। उसके बाद में मात्र क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद में इसका उपनाम क्या होता है, तो पेरा वैद्युतिक क्षेत्र या स्थिर विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या होते हैं, इसके उपनाम होते हैं। मात्र क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। और राशि कौन सी हो जाएगी भाई, सदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, वेक्टर राशि होता है। ठीक है भाई, फिर बाकी क्या करते हैं कल, कल करते हैं बाकी का। और इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, वहां से आप इसको नोट कर लेना। ठीक है।